वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल पे। आज हम हमारा सेमेस्टर 5 का एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। 11th-12th वाला कॉन्सेप्ट ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो चुका है। यहाँ पे 11th-12th में सब कुछ मिक्सअप करके लिखते थे, लेकिन यहाँ बड़ा अलग अलग करके लिखना है कि फिक्स एसेट कौन से, करंट एसेट कौन से, और आपके करंट लाइबिलिटी कौन से, फिक्स लाइबिलिटी कौन से। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर कहूं तो ये चैप्टर है पूरा फॉर्मेचुअल है यार, मतलब पूरा फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको फॉर्मेट याद है और आपको ये पता है कौन सा हेडिंग में क्या कंटेंट जाएगा, तब आपके लिए चैप्टर बहुत इजी होगा। बट अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं, पता ही नहीं कौन सा हेडिंग में क्या जाएगा, तो चैप्टर बहुत डिफिकल्टी जा सकता है। सो इसलिए मैं कहूंगा कि एटलीस्ट ये बेसिक जो वीडियो हम करने जा रहे हैं आज के दिन पे, और मैं स्पेसिफिकली आज वही करवाऊंगा जो T1 लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो फाइनल अकाउंट का जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे ना, इस बैलेंस शीट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वही बैलेंस शीट आपको बायबैक ऑफ शेयर्स में भी है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी है। यस, वही सेम बैलेंस शीट आपको जहां जहां फाइनेंशियल अकाउंट में पूछेगा वहां वहां आप यूज कर सकते हो। सो इसलिए कहूंगा मैं इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना दोस्तों। चाहिए थोड़ा सा स्पीड में देखना, जो कंटेंट पता होगा आपको, लेकिन स्किप नहीं करना, क्योंकि कुछ ऐसे कंटेंट हो सकते हैं जो स्किप हो गए तो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स भी स्किप हो सकते हैं। ओके, और हाँ, आने वाले टाइम पे मैं कुछ सम्स भी कराऊंगा। सम्स होगा वो मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक के या फिर स्टेट पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक के कॉम्बिनेशन कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जो एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। मैं सारे बेसिक क्वेश्चंस वो करवा कर दूंगा, डोंट वरी। सो वो सारे वीडियोस एज सून एज पाने के लिए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द मिल सके, आपको मिल सके, आप तक पहुंच सके। आगे चलो देखो, प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट हो अगर मैं कहूं तो ये एप्लीकेबल जो है कब से हुआ है, 1 अप्रैल 2014 से हुआ है। देखो, हमने ये बैलेंस फॉर्मेट पढ़ेंगे अभी, बट फॉर्मेट से पहले थोड़ा पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका एप्लीकेबिलिटी वगैरह कहां से, क्योंकि ये सब ही ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछता है। और ये हमारा नंबर है, अगर आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट्स हो तो इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे तो देखिए, तो जो ये शेड्यूल्स हम फॉलो करने वाले हैं, जो हम फॉर्मेट देखने वाले हैं, कब से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2014 पे। ये जो कहां लिखा हुआ है सर, कंपनीज एक्ट 13 सेक्शन 129 में ये गिवन है। अब देखो, इतनी डिटेल्स में आई थिंक सो आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर दिया है नहीं दिया है, आई डोंट नो, बट मैंने यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखा रहा हूं जो आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर रहा है कि चैप्टर है क्या। देखो, ये पूरा चैप्टर है शेड्यूल 3 के अंडर में आता है। ये इसमें आता है शेड्यूल 3 में आता है, शेड्यूल 3। अब इस शेड्यूल 3 को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। जो पार्ट 1 पार्ट है वो बैलेंस शीट का हिस्सा बताता है, और पार्ट 2 का पार्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट वर्ड नहीं है। अब अगर हम देखेंगे तो सर हमने एक चीज सीखा है अपने फाइनल अकाउंट्स में, पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना होता है, उसके बाद हम बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। यस सर नो, यस सर नो। पहले प्रॉफिट लॉस क्लोज करेंगे तो उसका नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी आएगा हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते और बैलेंस शीट को टैली करते। यहां भी वही करना है, यहां भी वही करना है, बस खाली ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट जो है पार्ट 1 है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है पार्ट 2 है। कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कौन से शेड्यूल में कवर होता है, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव आपका शेड्यूल 3 है। अगर पूछा प्रॉफिट एंड लॉस कौन से पार्ट में आता है शेड्यूल 3 के अंदर, तो बताना है पार्ट 2 है। तो इसलिए बता रहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए इतना आपको। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल छोटा सा एकदम चिंदी सा बोल सकते हो आप, ठीक है। आप लोग लैंग्वेज में बहुत ही सर हाफ इन 1 पेज का है, 1 पेज का फिर हाफ पेज का रहेगा वो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बैलेंस शीट है, इसी में सबसे ज्यादा कंटेंट्स है। अब देखो, हमने एक चीज पता है सर, बैलेंस शीट इज डिवाइडेड 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज लायबिलिटी एंड सेकंड वन इज एसेट। यस और नो, यही 2 पार्ट है। यहां भी वही है, थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ यहां पे। तो लायबिलिटीज को उन्होंने वर्ड क्या दिया है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड सेकंड वन इज एसेट सर। अगर इक्विटी लायबिलिटीज की बात किया जाए तो सर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। आप देख सकते हो इक्विटी लायबिलिटी को इन लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट्स में। पहला है शेयर होल्डर्स फंड। अब देखो, अगर हम नॉर्मली फाइनल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, तो वहां शेयर्स नहीं होते, शेयर्स कंपनीज में होता है। और यस, अभी जो हम पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट, वो कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। यस और नो। और जो हमने 11th-12th पढ़ा है वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ा है, इसलिए वहां पे सिर्फ कैपिटल होता था। यहां पे कंपनी की बात कर रहे हैं, इसलिए शेयर्स कैपिटल की बात कर रहे हैं हम लोग।
तो इक्विटी लायबिलिटी को चार पार्ट डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट रखा है इन्होंने शेयर होल्डर फंड की शेयर होल्डर्स का कितना पैसा हमारे पास है। शेयर होल्डर में आपका शेयर कैपिटल रिजर्व सप्लाई सब कुछ आ जाएगा, बताऊंगा मैं आगे जाके। फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कोई पेंडिंग अलॉटमेंट मनी है तो वो भी आपका एक तरह का लायबिलिटी में आ जाएगा। फिर है नॉन करेंट लायबिलिटी, इसके बारे में तो काफी वाकिफ रहोगे आप लोगों, क्योंकि सर नॉन करेंट मतलब क्या सर, जो भी हमने लोन या लायबिलिटीज क्रिएट किया है फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर, जो करंट लायबिलिटी नहीं है दैट इज फॉर मोर देन 1 ईयर रहेगा तो कहां पे आ जाएगा सर, नॉन करंट में। और लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर रहेगा सर लायबिलिटी तो कहां पे आएगा, करंट लायबिलिटी में। तो इस तरह चार पार्ट डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। बट बता दूं आप लोग के लेवल पे वो लोग ये वाला पार्ट पूछते नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये तीन इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। एसेट में बहुत ही सिंपल सा दो ही पार्ट है सर, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। नॉन करंट दैट इज लॉन्ग टर्म एसेट, दैट इज फिक्स एसेट सर, और करंट एसेट सर which give beneficial or useful for less than or equal to 1 ईयर। तो ये पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आज हो पाया तो बैलेंस शीट और ये दोनों कर देंगे, अदरवाइज वीडियो लेंदी हुआ तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट करेंगे और ये वाला हम अगली चलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लेंदी बनाकर बोरिंग किया जाए, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है थोड़ा पता होना चाहिए, बाहेट होना चाहिए अपने को। तो वीडियो के साथ ही हम क्या करेंगे, बाहेट करते चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं एज पे टी वाई पोर्शन बता रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज देखा है तो देखो ये आपका एक्चुअल पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, देखो ये इतना पूरा है, बट इतना पूरा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं जितना रिक्वायरमेंट है खाली वो करवा रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आपको हेडिंग्स लिखना आना चाहिए, क्योंकि उस पर मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको वहां चालू करना है। उसके बाद हेड में लिखना है इन द बुक्स ऑफ, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, सो एंड सो प्राइवेट लिमिटेड जो भी दिया रहेगा सो एंड फिर वर्टिकल बैलेंस शीट है, क्योंकि ये वर्टिकली आपका बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। एज एट या एज ऑन लिखो, जो भी आपको डेट दिया रहेगा 31 मार्च अप्रैल या जो भी आपको डेट दिया रहेगा डेट आपका अकॉर्डिंग लिखना है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फॉर्मेट पे। अब भी मैंने बताया कि पूरा बैलेंस शीट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सर। कौन कौन सा बोलो ना यार, बोलोगे तब तो आएगा, तब तो मार्क्स पाओगे। तो बोलो सर बैलेंस शीट को दो पार्ट डिवाइड, तुम चाहते हो ना यहीं पे याद हो जाए तो बोलते हो मेरे साथ, बस मैं यहां बोल रहा हूं कैमरे के इस साइड, तुम कैमरे के उस साइड बोलते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुनो पता, बैलेंस शीट दो पार्ट डिवाइड है, कौन कौन से सर? फर्स्ट वन इज लायबिलिटी, सेकंड वन इज एसेट। अब लायबिलिटी का नाम क्या दिया इन्होंने, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या बोला, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी लायबिलिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। चौथा पार्ट छोड़ देगा ना, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट में करा रहा हूं। तीन पार्ट है, पहला है सर शेयर होल्डर फंड, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा है करंट लायबिलिटी। बोलो मेरे साथ में, क्या बोल रहा हूं मैं? इक्विटी लायबिलिटी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। और फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर फंड, सेकंड वन इज नॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड वन इज करंट लायबिलिटी। इतना याद होगा सबको पहले सर शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये आपके पूरे बैलेंस शीट का पहला पार्ट है इक्विटी लायबिलिटी के अंदर का। तीन पार्ट, क्या क्या बोला? पहला क्या? शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा करंट लायबिलिटी। अब बात करते हैं हम लोग हमारे शेयर होल्डर फंड के बारे में। मैंने पहले बता दिया, शेयर होल्डर का जो फंड कंपनी के अंदर रखा हुआ है वो तुम्हारा शेयर होल्डर फंड में आएगा। जैसे कि शेयर कैपिटल कौन से आ जाएंगे सर? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दो टाइप के शेयर होते हैं ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। कहां पे आ जाएंगे सर? शेयर कैपिटल के अंदर। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या आते हैं सर? एज अ कंपनी हमेशा हर साल कंपनी कुछ ना कुछ रिजर्व बनाते चलता है। इट मे बी जनरल रिजर्व, इट मे बी कैपिटल रिजर्व, इट मे बी सीआरआर, कोई भी टाइप का रिजर्व होने दो, कोई भी टाइप का फंड होने दो। फंड, अगर कोई कंपनी फंडिंग क्रिएट कर रहा है या कोई रिजर्व क्रिएट कर रहा है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, तो ये सारे के सारे किसमें आएंगे सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैं आपको ना आज ही के लेक्चर में देखो बता के दूंगा कि हर हेड के मतलब और हर हेड के अंदर क्या क्या आता है, बताऊंगा, वेट करना। बट पहले फॉर्मेट तुमको याद कराना चाहता हूं, ठीक है? इसलिए पहले फॉर्मेट देख रहे हैं हम लोग। तो शेयर कैपिटल तो क्लियर हो गया, रिजर्व सरप्लस भी हो गया। फिर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, कुछ रिसीव हुआ रहेगा शेयर वारंट के अगेंस्ट में, तो भाई वो अमाउंट आएगा। लेकिन अगेन ये आपको नहीं होता है, जाते तो यही दो है आपका, क्या? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सर लायबिलिटी तीन पार्ट में, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो शेयर होल्डर फंड में दो वर्ड याद रखो, दो चीजें, क्या क्या? शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। देखो नॉन करंट और करंट टर्म देखोगे, ध्यान दोगे ना, बहुत ही सिमिलरिटी मिलेगा आपको। जैसे कि इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग, इसमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग। अब ये सेकंड वाला पार्ट खाली इसमें एक्स्ट्रा ट्रेड पेबल, अदरवाइज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। याद ही क्या करना है इसमें, बस ये तीन याद रखो। ये तीन तो सेम टू सेम है, खाली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आ जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा आएगा ट्रेड पेबल। सिंपल सा समझ लेते का मतलब। लॉन्ग टर्म बोरो, हमने बोरो किया है, उधारी ली, फॉर एग्जांपल लोन लिया है फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वो किस में आएगा सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। 3 इयर्स 4 इयर्स का 5 इयर्स का लिया तो सर, लेकिन लिया 3 मंथ 4 मंथ लोन लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन है, किस में आएगा सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। मैं कुछ डिस्कशन करूंगा अभी आगे जाके कि इसके अंदर हेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, मैक्सिमम बताऊंगा, वेट करना। फिर यहाँ पे पहले ही समझा था ना मैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अदर कोई, अगर देखो इन दो में जो नहीं आएगा ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो चीज नहीं है किस में आएगा, डेफिनेटली अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में अगर लंबे टाइम में कोई प्रोविजन अभी से क्रिएट कर चल रहे हैं तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा। अगर वही प्रोविजन शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो भाई किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है शॉर्ट टर्म बोरो, बस खाली कंफ्यूजन आ सकता। वो अगर कोई मान ले तो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहां लिखे हम लोग, तो वो आपको समझना चाहिए, तो वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी पहले फॉर्मेट देख रहे हैं हम लोग। ओके, करंट लायबिलिटी में 4 चीजें, देखो एक बार रिपीट करते हैं। शेयर होल्डर फंड में 2 ही वर्ड करना, क्या, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। उसके बाद सर यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी में 3 2 3 4, क्या 2 3 4, ये देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। 2 में क्या क्या सर, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। 3 में क्या क्या सर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर 4 में क्या 2 3 4, क्या 2 3 4 2 3 4 करने का ऐसा। तो सर यहाँ पे 2 में क्या, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। यहाँ पे क्या, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बोलो साथ में बोलो, तुम चाहते हो तुम पास होना, तुम चाहते हो स्कोर करना तो बोलते रहो साथ में। सर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब यही 3 नीचे आएंगे, इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा आपका ट्रेड पेबल। अब काफी बच्चे बोलेंगे क्या सर ये ऊपर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो फॉर्मेट है उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है आपको, ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। ओके, करंट लायबिलिटी में 4 चीजें, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें मोस्टली टैक्स वाला पार्ट आता है, टैक्स वाला पार्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला। अब इसमें से जो नया आपका अलग है इनसे, वो है ट्रेड पेबल। वो क्या होगा, बहुत सिंपल, ट्रेड पेबल, जो भी पे करना बाकी है, फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेबल और क्रेडिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल इसमें वही रहेगा, क्या, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का जो हिस्सा होगा वो किस में आएगा सर, ट्रेड पेबल में आएगा। तो सर हमने कहीं ना कहीं पूरा लायबिलिटी का पार्ट देख लिया। यस बॉस, लायबिलिटी का पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया, हमने देख लिया। थोड़ा ध्यान दोगे तो पूरा इक्विटी लायबिलिटी सर 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज आवर, बोलो कौन सा, शेयर होल्डर फंड। सेकेंड कौन सा है सर, सेकेंड है नॉन करंट लायबिलिटीज। थर्ड कौन सा है, थर्ड है करंट लायबिलिटीज। और जब ये 3 हेडिंग डिवाइड हो गया तो इसमें 2 3 और 4, क्या 2 3 और 4। 2 में शेयर कैपिटल, दैट इज शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड, बोथ आर डिफरेंट थिंग, ध्यान रखना। काफी लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, नॉट बॉस, ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। शेयर कैपिटल जो एक हिस्सा है शेयर होल्डर फंड का, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें याद रखना है, नॉन करंट लायबिलिटी में 3 चीजें और करंट लायबिलिटी में 4 चीजें। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर पहला आएगा शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व सरप्लस, ये 2 हो गया। अब नॉन करंट में 3 चीजें सर, बोलो साथ में बोलो, क्या क्या था सर, देखो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सेम चीज सर करंट वाले में, खाली इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा क्या, ट्रेड पेबल। 2 3 4 और हमने कर लिया हमारा पूरा लायबिलिटी का हिस्सा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने एसेट्स की तरफ, एसेट्स को देखेंगे। देखो अब एसेट्स में तुम देखने आओगे तो एसेट में 2 ही पार्ट है, बहुत सिंपल एंड स्वीट सर, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट। नॉन करंट एक तरह का बोल सकता हो लॉन्ग टर्म एसेट और करंट एसेट शॉर्ट टर्म एसेट कहीं ना कहीं। अब इसमें तुमको 1 2 3 4 है, ओके, और इस पे 1 2 3 4 5 6 है, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो इसमें पहला है फिक्स एसेट, फिक्स जो सर बचपन से पढ़ते आ रहे, प्लांट मशीनरी फर्नीचर, ठीक है, गुडविल पैटर्न्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क। अब उसमें से उन्होंने 2 पार्ट डिवाइड किया, टेंजिबल इनटेंजिबल। टेंजिबल में सर वही प्लांट मशीनरी फर्नीचर इक्विपमेंट आ जाएगा, ठीक है, और जो गुडविल ट्रेडमार्क है आपका इनटेंजिबल वाले पार्ट वो किस में आ जाएगा,
इंटेंजिबल आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ बोल के नहीं दिया, खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है, सो वी एज्यूम इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसको कहां लिखेंगे हम, लॉन्ग टर्म में। अगर क्वेश्चन में बोल के दिया है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, इसका नाम बता रहा हूं मैं, करेंट वाले का नाम बता रहा अलग अलग, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्विक इन्वेस्टमेंट, अगर ऐसे कुछ वर्ड दिए हुए तो समझ जाना कि लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म में, तो वो इन्वेस्टमेंट को आप यहां ना लिख करके, सॉरी यहां ना लिख करके कहां लिखोगे, यहां लिखोगे। गॉट इट। फिर लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, हमने किसी को लोन दिया है, हाँ लोन हमेशा लायबिलिटी में नहीं आता है, लोन लायबिलिटी तब आएगा जब हमने कभी लोन लिया होगा। तो अगर हमने किसी को लोन दिया है, किसी को एडवांस दिया है, इट्स फॉर द लॉन्ग पीरियड, तो कहां पर आएगा, लॉन्ग टर्म, जो बहुत ही रेयर होता है आपका। फिर अदर नॉन करेंट, भाई इसमें कुछ नहीं है तो इसमें आएगा, बहुत गिने चुने होते हैं, बताऊंगा आगे जाके। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आगे आएगा अभी। फिर करंट एसेट्स में सर गिन चुन के 6 है, पहले मैंने डिस्कशन कर दिया। करंट इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट सर लेस देन 1 ईयर के लिए होगा वो इसमें आएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है करंट के बारे में, ट्रेड के बारे में, तो मान लेना है कि वो लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है सर, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, चाहे वो रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक होने दो, फिनिश गुड्स होने दो, या वर्क इन प्रोग्रेस होने दो, कोई भी स्टॉक की होने दो आपका इन्वेंट्री में, बट क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल, याद करो ऊपर था ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या था सर, बिल्स पेबल और क्रेडिटर, बताओ यहां पे क्या आना चाहिए, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स था, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या आएगा सर, डेफिनेटली बिल्स पेबल का अपोजिट बिल रिसीवेबल और क्रेडिटर का अपोजिट डेटर। तो इसके अंदर सर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स आएंगे, डेटर्स और बिल्स, और भी चीजें आएगी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट्स नॉट अ कैश एंड बैंक बैलेंस, इट्स अ कैश इन कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश, बैंक, कैश इन हैंड, चेक हमारे पास होगा, ड्राफ्ट होगा, जो भी तुम्हारा कैश और कैश इक्विवेलेंट, जो भी तुम्हारा कैश है कैश से इक्विवेलेंट होगा, वो सारे के सारे तुम्हारे इस वाले हेड में आएंगे। शॉर्ट टर्म लोन जो होता है ना, यही वाला देखो सेम टू सेम, लॉन्ग टर्म रहता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। जो अभी जो इन 5 हेड में नहीं आएगा, किसमें आएगा, अदर में आएगा। देखो ना बहुत सारे तुमको सिमिलरिटी मिलेंगे, देखो ये वाला सेम है, सेम है, सेम है, तुमको याद रखना इजी पड़ जाएगा अगर तुमने एक बार अच्छे से पूरा फॉर्मेट देख लिया स्टार्ट टू एंड तक, और एक बार देख देख के लिखा, फिर बिना देख के थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर सीखो खुद से, इजीली याद हो जाएगा। और एक बार याद हो गया यार, सोचो ना तुम्हारा 3 चैप्टर, एक तो फाइनल अकाउंट के लिए, एक बायबैक के लिए, एक आईआर के लिए यूज हो जाएगा, तीनों चैप्टर को यूज होने वाला है, इसलिए मैंने ये पहले स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। आगे तो चलो एक बार रिवाइज कर ले सर। नॉन करेंट एसेट में टोटल 4 पार्ट है, पहला फिक्स एसेट है, फिक्स में टैंजिबल, फिर नॉन इंटैंजिबल, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, फिर लॉन्ग टर्म लोन एडवांस है, फिर अदर नॉन करेंट एसेट, और फिर 6 पार्ट है, ये भूलते हम लोग मोस्टली। 6 पार्ट में से पहला है करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर है इन्वेंट्री, फिर है ट्रेड रिसीवेबल, फिर है कैश इन कैश इक्विवेलेंट, फिर है हमने शॉर्ट टर्म लोन एडवांस और अदर करेंट एसेट। ये था हमारा पूरा बैलेंस शीट का हिस्सा। बैलेंस शीट इज डिवाइडेड 2 पार्ट, फर्स्ट वन इज इक्विटी लायबिलिटी, सेकंड वन इज एसेट। इक्विटी लायबिलिटी से 3 पार्ट में डिवाइड था, बराबर, देख लो फटाफट फटाफट, और वीडियो को पॉज करके मैं कहूंगा इसको लिख के लीजिए। वैसे इसका नोट्स का जो पीडीएफ है, जितने नोट्स के पीडीएफ है हमारे एफए, कॉस्ट, टैक्स या इकोनॉमी के जो भी है, हम लोग ये एप्लीकेशन के अंदर स्टडी मटेरियल टैब के अंदर आपको अपलोड करवा के दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बट फिर भी इफ यू वांट देन आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो, बट अगर कहूंगा सिर्फ स्क्रीनशॉट मत रखिए, लिखना जरूर, वरना आपको डिफिकल्टीज बहुत फेस करनी पड़ेगी। ओके, सो हमने पूरा बैलेंस शीट पढ़ लिया। अब उसके बाद एक वर्ड आपको दिख रहा हो, कंटीजेंट लायबिलिटी। कभी कभी होता है ना कुछ ऐसे लायबिलिटी जो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि कोर्ट में केस चल रहा है, अकाउंटिंग ईयर एंडिंग हो गया, मैं क्या को लिखूं, उसको लायबिलिटी है लिखूं कि नहीं लिखूं। तो ऐसे कुछ चीजें जो होता है आपका फुटनोट में दिखता है, बैलेंस शीट के मतलब बैलेंस शीट के नीचे लास्ट में दिखता है, तो ध्यान रखना कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज रिकॉर्डेड ऑन एसेट साइड, लायबिलिटी साइड या फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट, तो फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट आएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा, देखो अब मैं इनके बारे में आपको देता हूं, जो मैंने डिस्कशन किया वही सब यहां पे लिया हुआ है। मतलब ये दिया है कि शेयर कैपिटल में क्या क्या रिकॉर्ड करना है, रिजर्व सर्विस से क्या क्या रिकॉर्ड करना है। मतलब अगर मान लो तुमको दिया है रिजर्व फंड, तो किस में आना चाहिए, कौन से हेड में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो वो यहां पे दिया हुआ है। जैसे शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल में ऑथोराइज का मतलब क्या होता है, जानता है कोई? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। ऑथोरिटी है, एक वर्ड हिंट देता हूं, ऑथोरिटी है, बट कौन किसको ऑथोरिटी देता है, क्या किसका ऑथोरिटी देता है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, फिर इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड। अब जो भी ऑथोरिटी मिला रहेगा बाबा, तो वो कंपनी मार्केट में इशू कितना किया, वो लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया कि हाँ मुझे कंपनी का शेयर चाहिए वो, और कंपनी ने कितना कॉल करके पैसा मंगवाया वो। अब मांगने पे सब तो देते नहीं है पैसा, तो कितना मिल गया वो फुल्ली पेड होता है। तो ये तो इतना डिटेल होता नहीं, बट मैं लिख के दे दिया कि बाबा ये चीजें हो सकती है। रिजर्व सर्विसेज, जितने काइंड के रिजर्व्स एंड फंड होंगे, जितने प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, वो सब के सब आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा।
फिर लॉन्ग टर्म मैंने बता दिया, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, अगर ये कुछ भी चीजें आपका है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में कवर होता है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन बता दिया, कोई अगर एम्प्लॉय बेनिफिट लॉन्ग टर्म बाई प्रोविजन क्रिएट कर रहे तो भी इसमें आ सकता है आपका, ये बहुत ही रेयर है, अभी तो देखा कि टीवाई लेवल में पूछा नहीं है। अदर करंट लायबिलिटीज में कोई भी अनपेड इंटरेस्ट, अनपेड डिविडेंड, इनकम रिसीव इन एडवांस है, या फिर सर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, होता ना आपको एग्जांपल पढ़ा रहेगा 11-12 में, जो एक्सपेंस जैसे रेंट पे करना बाकी है 1 मंथ का, तो वो सारे एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट, कि हर इसका 2 इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट से प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा और सेकंड इफेक्ट आपका यहां पर आएगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको क्या आना है, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस एडवांस टैक्स। सुनो ध्यान से, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अगर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट ज्यादा है, अगर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट ज्यादा है और एडवांस टैक्स का अमाउंट कम है, तो वैसे सिचुएशन में आपको ये पार्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखना है। बट अगर मान लो आपने एडवांस ज्यादा पे कर दिया है और प्रोविजन कम किया है, तो कहां लिखोगे, असेट में आएगा। फिर रिपीट करता हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको कब लिखना है, अगर आपको क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है और प्रोविजन का अमाउंट ज्यादा है, आपने प्रोविजन ज्यादा क्रिएट किया है और एडवांस कम पे किया हुआ है, तो डेफिनेटली किस में आएगा सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, और वैसे केस में आपका असेट्स में आएगा। ध्यान रखना, जब मैं सम कराऊंगा तब मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल ध्यान रखना, ओके। उसके बाद टेंजिबल असेट, पता ही यार, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट, वो वाला पार्ट है। इनटेंजिबल सर, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटेंट, ये सारे इनटेंजिबल है। नॉन करेंट, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, किसी कंपनी का डिवेंचर्स खरीदा है, या सिंपल सा कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, एफडी किया है फॉर द लॉन्ग पीरियड, इट्स अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर ये सब हमने शॉर्ट टर्म में किया तो भाई शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। अदर, ये देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन को ध्यान रखना। अदर नॉन करंट एसेट वाला पार्ट, सर सबसे पहला लिखा है मेरे शेयर इशू एक्सपेंस, दूसरा है अंडर राइटिंग कमीशन। दोनों थोड़ा समझाता हूं मैं, और ये एसेट पे क्यों दिख रहे, जबकि खर्चे है, ये एक्सपेंसेस है, बट फिर भी कहां दिख रहे हैं, नॉन करंट एसेट में। ये एक्चुअली एसेट नहीं होता, इसको हम ट्रीट करते हैं एक एसेट की तरह पे। ये होता क्या है, शेयर इशू एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन और शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये जो दो चीजें हैं हम लोग पे करते हैं फॉर द इशूइंग शेयर्स। हम लोग शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट करने के लिए दोनों एक्सपेंस को हम पे करते हैं। अब जो शेयर से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो फंड हम अपने पास लॉन्ग टाइम तक रखने वाले हैं। सो हम ऐसा एज्यूम करते हैं वो पैसा कलेक्ट करने के लिए जो हमने खर्चा किया है वो एक्सपेंस हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 साल तक बेनिफिट देने वाला है, तो आपके बैलेंस शीट में ये दोनों चीजें 10 साल तक शो होगा, हर साल वो कम होता रहेगा, राइट ऑफ होता रहेगा, और 10वें साल पूरा नील हो जाएगा। इसलिए इसको हम कहां पर रिकॉर्ड करते, एक तरह का एसेट बोल के रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, भाई हमने लोन दिया है अभी, ठीक है, या एडवांस दिया है फॉर द लॉन्ग पीरियड, तो लॉन्ग टर्म लोन एडवांस में। ट्रेड तुमको बता चुका, डेटस और बेसिस। डेटस मतलब क्या होता है, अरे यार बचपन से सीखते, अरे सर जिस कस्टमर से पैसा मिलना बाकी है उसको बोलते हैं डेटस। कभी कभी ऐसा मोर देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कोई डिवाइड करके दिखाना पड़ता है नोट्स में, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। और खानदानी इसमें तो पता ही होगा यार, डेटस में से कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लस माइनस होते हैं वो चीजें। कैश इन कैश इक्विटी को बताया मैंने कि जितने भी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट, सब कुछ इसमें आ जाएगा तुम्हारा। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस के अंदर सर आपका या तो किसी को लोन अपने एडवांस दिया रहेगा, फिर प्रीपेड वाला पार्ट एक्स्ट्रा पे कर दिया तो अपने लिए क्या होगा, डेफिनेटली सर एसेट्स होगा। तो कहां पर आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस के अंदर। टैक्स रिफंड रिसीवेबल, हमने एक्स्ट्रा टैक्स भरा, रिफंड आएगा मतलब आने वाला अपना पैसा किसी और के पास है, तो कहां पर आएगा, एसेट्स में आएगा। कंटिजेंट में कुछ एग्जांपल मैंने आपको देके रखा है, यहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है, या फिर डिविडेंड पे करना बाकी है, या फिर बिल डिस्काउंटेड पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो ये सारे कंटिजेंट लायबिलिटी का हिस्सा है। तो मैंने कहीं ना कहीं आपको पूरा नोट्स ऑफ अकाउंट भी एक्सप्लेन कर दिया बैलेंस शीट का। आज हम सिर्फ बैलेंस शीट का पार्ट ही करेंगे, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट देख लेंगे। और जब ये दोनों हो जाएगा फॉर्मेट अपने देख करके, हम क्या करेंगे, फिर वीडियो पॉज तक लिख लो क्या, हम क्या करेंगे, फिर इसके सम्स चालू करेंगे। पहले बेसिक सारे सम्स कराऊंगा मैं, फिर बड़े बड़े सम पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये पूरा आपका नोट्स ऑफ अकाउंट आपके सामने खत्म हो चुका है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे और तब करेंगे हम हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। बट तब तक पढ़ते रहिए और पार्टनर से कोई याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।